हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी विद डीके। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 19 मई है और 19 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम 19 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कल की क्विज का आंसर आपको बता देते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्ट अज़रवेदो ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो रॉबर्ट अज़रवेदो जो थे ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे और ये वर्ष 2013 से वर्तमान यानी कि अभी तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं WTO, इसके प्रमुख पद पर बने रहे थे। लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनका जो पद समाप्ति का जो समय था वो 2021 था, लेकिन एक वर्ष पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ये रॉबर्ट अज़रवेदो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे जिन्होंने हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रेशर के कारण, उनके दबाव के कारण जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये हमारी कल की क्विज का क्वेश्चन था। आज ही मैं आपसे वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। चलिए, तो अब 19 मई की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम रक्षा विनिर्माण के नाम से जानते हैं, सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ा करके कितनी कर दी है। तो केंद्र सरकार ने ये जो सीमा है 49% से बढ़ा करके अब कर दी है 74%, 74% इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं कि जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने ये घोषणा की है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखेगी ये कि इंपोर्ट जो है वो साल दर साल जो है उस पर बैन लगाया जाएगा, यानी कि हम वस्तुओं का इंपोर्ट कम करेंगे जबकि एक्सपोर्ट हम चाहें तो कर सकते हैं। इंपोर्ट की दर पर बैन लगाना का मेन उद्देश्य यही है कि मेक इन इंडिया के तहत जो है देश के अंदर ही हथियारों का उत्पादन किया जाए और कुछ हथियारों की इसमें सूचियाँ भी बनाई जाएगी और उन हथियारों को सिर्फ देश के अंदर ही जो है विकसित किया जाएगा। और देश में काम करने वाली जितनी भी डिफेंस प्रोडक्शंस की जितनी भी कंपनियां हैं उनको इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा और ये जो प्रोडक्शन कंपनियां ये हथियार बनाने में कारगर भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो हाल ही में मैं बता दूं आपको एक बार पुनः इस क्वेश्चन का आंसर, केंद्र सरकार ने जो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें FDI की सीमा 49% से बढ़ा करके कर दी है 74%। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड, आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र को कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त अभी जो है हाल ही में दे दी है। तो ये 50 कोल ब्लॉक हैं, इनकी नीलामी करके निजी क्षेत्र को भी कमर्शियल माइनिंग की अभी परमिशन हाल ही में उपलब्ध करा दी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50। इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूँ, कोयला सेक्टर में अब सरकार कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त जो है उन्होंने दे दी है अभी, और कोई भी कोल ब्लॉक के लिए बोली अब लगा सकेगा और बाद में कोयला ओपन मार्केट में जो है वो उसको बेच सकेगा। कोयला खदान की नीलामी के जो है नियम और आसान कर दिए जाएंगे और 50,000 करोड़ रुपए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खर्च होंगे और सरकार को उम्मीद है कि इससे 2023-24 तक कमर्शियल माइनिंग के जरिए 1 अरब टन कोयला जो है उत्पादित हो सकेगा। और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और भी बता दूं, भारत का जो इस वर्ष 2020-21 का कोयले का जो वार्षिक लक्ष्य है वह 710 मिलियन टन है, ये भी आप याद रखिएगा। 710 मिलियन टन कुल कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया भारत के जो वित्तीय वर्ष चल रहा है अभी 2020-21 में, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो 50 कोल ब्लॉक है इस क्वेश्चन का आंसर। 50 कोल ब्लॉक्स की नीलामी करके निजी क्षेत्र को भी कमर्शियल माइनिंग की इजाज़त अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में दी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने का अभी हाल ही में ऐलान कर दिया है। तो अभी दिल्ली के अंदर ही जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है एक ऐसा दिल्ली जिसमें विद्युत उत्पादन का जो काम है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वह निजी क्षेत्र की कंपनियों को दे दिया गया था। लेकिन अभी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो है जो बिजली वितरण का जो काम है वह केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को अब सौंप दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें
थोड़ा सा डिटेल में इसमें बता दूं आपको, केंद्र शासित जितने भी हमारे प्रदेश है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट हो गया, यानी कि उसका निजीकरण अब हो गया है। और दिल्ली में यह पहले से ही चल रहा था, बिजली वितरण का काम प्राइवेट कंपनी के पास था, लेकिन अब जो बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश है उनमें भी जो है बिजली वितरण का जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। और देश भर में इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी इसमें लगाए जाएंगे और सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ट्रांसफ़र होगा और बिजली उत्पादन को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने किस इलाके में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को सौंप देने का भी ऐलान किया है। तो केंद्र शासित प्रदेश जितने भी भारत के अंदर उन सब में बिजली वितरण का जो काम है अब किया जाएगा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, यानी कि ये इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अप्रत्यक्ष रूप से रह सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पूरे बिजली विभाग का जो कंट्रोलिंग है अब वह निजी वितरण की जो कंपनियां वह करेगी। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 4 का भी हाल ही में इसकी घोषणा हो गई है। इसमें कितने सेक्टर के लिए घोषणाएं की गई है? तो इसमें लगभग 8 सेक्टर जो है इनके लिए अभी हाल ही में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज जो 20 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें 8 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें घोषणाएं की गई है। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 4 था, इसमें 8 सेक्टर में घोषणाएं की गई है। तो ये 8 सेक्टर कौन कौन से मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इन 8 घोषणाओं के ऊपर 8 प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न तो मैंने बता दिया आपको, ये क्वेश्चन बन भी गया है यहाँ पे कि 50 कोल ब्लॉक निजी क्षेत्रों को मिलेंगे जिससे रेवेन्यू सरकार में जो है आएगा और उससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मिनरल सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा और बॉक्साइट व अन्य मिनरल सेक्टर को कि 500 माइनिंग ब्लॉक्स को जो है वो नीलामी के जरिए निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। और डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया FDI को बढ़ा दिया है, 49% से कर दिया है इसको 74%। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आज आपसे डिस्कस किया था। एयर स्पेस के इस्तेमाल से पाबंदी हटाई जाएगी और 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी और 12 एयरपोर्ट के जरिए 13,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश भी किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल अस्पताल है इसका सुधार किया जाएगा और निजी सेक्टर के लिए 8,100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। स्पेस सेक्टर में भी निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा और PPE जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके जरिए रिसर्च रिएक्टर का काम शुरू होगा और किफ़ायती इलाज पर रिसर्च जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये अभी आत्मनिर्भर पैकेज चौथा जो आया है उसमें 8 प्रमुख सेक्टरों में घोषणाएं की गई है। ये 8 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनी सुंजमान का निधन अभी हाल ही में 14 मई 2020 को हो गया है। वह किस देश से थे? तो यह बांग्लादेश के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही होगा। तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे और प्रोफेसर भी थे और इनका नाम था अनी सुंजमान, याद रखिएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये बांग्लादेश के थे। कुछ डिटेल इसमें मैं बता दूं आपको। बांग्ला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए उनको वर्ष 2014 के अंदर जो भारत के अंदर दिया जाता पद्म भूषण, उससे भी इनको सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा इनको शिक्षाविद, अकादमिक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कई प्रकार के पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुके हैं और इनको 1985 में एकुशी पदक से भी सम्मानित किया गया था। और एक फ्रीडम फाइटर थे और पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में इन्होंने काफ़ी अपनी सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के थे ये और इनका नाम था प्रोफेसर अनी सुंजमान, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया है। तो ये साहित्यकार और प्रोफेसर दोनों के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व दूरसंचार दिवस जिसको हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के नाम से भी जानते हैं, ये कब मनाया गया है? तो पूरे विश्व के अंदर विश्व दूरसंचार दिवस जो है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 17 मई को। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही होगा। तो ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा ये दिन घोषित किया गया है। और 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी और उसी की स्मृति में हर वर्ष जो है हम विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। यह दिन इस बात का भी संकेत है कि हमारे जीवन में संचार यानी कि कम्युनिकेशन का कितना महत्व है। तो इसीलिए हम हर साल 17 मई के दिन जो है वो विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाते हैं 17 मई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को
नियंत्रण मुक्त, जिसको हम बोलते हैं डीरेगुलेट, और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में जो है वो अभी हाल ही में बदलाव किया है? तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है। इसमें अभी केंद्र सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन और उसको कंट्रोलिंग करना काफ़ी एक चुनौती भरा काम है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो है परिवर्तन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड बैंक, जिसको हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, ने कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा के लिए कितने रकम जो है वो भारत को देने का ऐलान किया है? तो इसमें भारत को दिया जाएगा $1 अरब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। यह पैसा जो है 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहले किस्त में लगभग $750 मिलियन दिए जाएंगे और दूसरी किस्त में जो है $250 मिलियन, यानी कि कुल मिलाकर के $1000 मिलियन, जिसको हम $1 अरब बोलते हैं, वो दिए जाएंगे। और ये जो पैसा है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खर्च होगा। और इस योजना में मैं बता दूं, जो भारत के हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की जो इसमें घोषणा की है। और 80 करोड़ गरीबों को हर माह 5 किलो गेहूं और चावल और उनकी पसंद की जो भी 1 किलो दाल है वो मुफ्त दी जाएगी। और 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक हर माह जो है इसमें 500 रुपये भी मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत को भी $1 अरब जो है वो देने की घोषणा की है। या फिर इसको हम 750 और 50 का 250 का आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका $1000 मिलियन। $1000 मिलियन जो है ये $1 अरब के बराबर होता है। तो ये विश्व बैंक भारत को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने श्रमिकों के 12 घंटे तक काम करने की छूट संबंधित फैक्ट्री एक्ट के संशोधन की अधिसूचना को अभी हाल ही में निरस्त कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में अभी जितनी भी फैक्ट्री कंपनी है उसमें मजदूरों को 12 घंटे काम करना अनिवार्य था, लेकिन उसको अभी लॉकडाउन के कारण कम करके उसमें संशोधन कर दिया है। और अब जो है 12 घंटे की बजाय 8 घंटे ही मजदूरों को जो है काम कंपनियों में करना पड़ेगा। यानी कि कंपनियों के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है कि अब मजदूरों से आप 12 घंटे काम के बजाय 8 घंटा ही काम लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात आई है तो मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के अंदर वर्चुअल अदालत अभी शुरू की गई है। तो वर्चुअल अदालतों के माध्यम से फैसला सुनाने वाली जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है पूरे भारत में, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च भी की है। और आरोग्य सेतु जो है ये ऐप जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको अभी इस राज्य के अंदर अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज, जिसको हम GIF इमेज बोलते हैं, बनाने वाले किस कंपनी का भी हाल ही में अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कंपनी जीफी का अधिग्रहण अभी हाल ही में फेसबुक ने कर लिया है। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वह कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है और उसके वर्तमान में CEO हैं, उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। अब स्टैटिक जीके का हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? तो फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची के अंदर जो है संविधान की जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लगभग 22 भाषाएं हैं भारत के अंदर मान्यता प्राप्त। तो ये 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1955 में यानी कि 1955 में जो राजभाषा आयोग बना था उसके प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ये थे BG खेर। 1955 यानी कि 1950 में जो राजभाषा आयोग बना था उसके प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब बारी आती है क्विज की। आज सबसे पहला आपका क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का भी हाल ही में शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक? ठीक है, एक बार पुनः क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। किस राज्य की सरकार द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था 19 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।